तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपने भी देखा होगा बहुत रेपिटेटिव होते हैं, है ना। सो वील ट्राई एंड एड्रेस दोज ऑलमोस्ट ऐसे 10-12 चीजें जो हर कोई जानना चाहता है। सो वील स्टार्ट विद दोज, एंड उसके बाद अगर टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो कुछ ऐसा स्पेसिफिक बचेगा जो डिस्कस करने की जरूरत है, देन वील फिगर दैट आउट। ओके। तो one of the very basic questions that everybody is asking is revision strategy. तो आई एम अज्यूमिंग कि आप सब लोग वो हैं जो अभी वाला मेंस नहीं दे रहे हो, तो मोस्टली जो है 2026 इज द आइडिया, है ना। तो 2026 इफ अगर आप दे रहे हो तो रिवीजन अभी नहीं स्टार्ट होगा यार, अभी तो बहुत टाइम है रिवाइज करने के लिए। अभी जो आइडियल चीज है दैट इज यू डू योर फर्स्ट रिवीजन, मतलब फर्स्ट रीडिंग ऑफ ऑल द जीएस, यू डू योर फर्स्ट रीडिंग ऑफ द ऑप्शनल, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। आंसर्स लिखते हुए अपने आप, उसको रिवीजन नहीं कहते, उसको मोस्टली एक्टिव रिकॉल या ऐसा कहेंगे कि आप एक्टिवली जो है चेक करते रहोगे। कि जैसे मान लो कि आपने हिस्ट्री कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया, एंड मैं उसके पुराने जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज है वहां से क्वेश्चंस उठा के सॉल्व कर रही हूँ। सो मैंने रियलाइज किया कि यार साइक्लोन पे एक क्वेश्चन आया है, सो आई विल गो बैक टू माई सोर्स, आई विल ओपन दैट साइक्लोन वाला चैप्टर, या अगर नोट्स में लिखा है तो, एंड वहां से जो है मैं साइक्लोन को एक बार दोबारा पढ़ लूंगी, देन आई विल गो एंड राइट माई आंसर। तो जितने भी लोग अभी फर्स्ट टाइमर्स है ना जो आंसर्स नया नया लिख रहे हैं, उनको हमेशा नोट्स पे जाके वो पढ़ के फिर आंसर बुक बंद करके लिखना चाहिए। तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाता है, नंबर वन। नंबर टू, रिवीजन उन थीम्स का होता है जो थीम्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, जो बार बार यूपीएससी में पूछे जा रही है, रादर देन अगेन पिकिंग अप द होल बुक और फिर उसको पन्ना टू पन्ना जो होता है ना, फ्रंट टू बैक उसको पूरा पढ़ना। दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड दैट विल वेस्ट योर टाइम ऑल्सो। सो हाउ डू वी नो कि रिवाइज करते हुए कौन सी चीजें हमें कितनी ज्यादा डिटेल में पढ़नी चाहिए। तो वो ऐसे ही होगा कि आफ्टर योर फर्स्ट रीडिंग यू स्टार्ट डूइंग द पीवाईक्यूज, Excuse me, ma'am. Can you वहां से please आपको पता speak in चलेगा। English? It will be very difficult if I speak in English, because I'm not sure how many people have full, comprehension in English also, which is a मैम better language. I'm not मैम sure. बाइलिंगुअल सही रहेगा मैम, बाइलिंगुअल। I think bilingual, मतलब जिनका बिल्कुल ही हिंदी नहीं है, उनके लिए we'll try and come up with something else later then. Otherwise, we'll try to stick to bilingual only. That is my language also, so it is probably best for me also. ठीक. Another thing is there that इस रिविजन स्ट्रैटेजी में how much time should you give? Like once you've done your syllabus एक बारी, you've started doing the PYQs, फिर कितने टाइम तक आपको वो PYQs करने चाहिए? आइडियली जब तक आपका 5 years के PYQs हो जाए एक बार। तो 3 to 4 months में आई एम अज्यूमिंग कि आप सारे जीएस के बहुत कंफर्टेबली कर सकते हो PYQs, considering कि half of your day only you're giving to this PYQ based revision and the other half is for your optional only. ठीक है, तो भी आपका 3-4 महीने में हो जाना चाहिए। सो बाय द एंड ऑफ दिसंबर, मैक्स टू मैक्स जनवरी एंडिंग तक, यू विल बी डन विथ दिस होल पीवाईक्यू एनालिसिस वगैरह, सो दैट आप प्री ओरिएंटेड स्टडी उसके बाद स्टार्ट कर सकते हो। एंड देन व्हेन यू विल पिक अप प्री के लिए, तो यू हैव टू पिक अप अ लिटिल बिट मोर ना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मगअप करने का ज्यादा होता है, उसमें करंट अफेयर्स का ज्यादा होता है। सो जब आप वो उठाओगे तो आप रियलाइज करोगे कि बिकॉज वी हैड डन दिस मेंस वाले पीवाईक्यूज एक्सेट्रा को, तो आपको जो फ्लो होता है पढ़ने का वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा। एज इन यू विल नॉट फाइंड दैट यू आर टेकिंग लॉन्ग टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, यू विल बी एबल टू पिक अप द कॉन्सेप्ट्स रियली फास्ट, यू विल बी एबल टू रिवाइज रियली फास्ट। एंड जो एक प्रॉब्लम है जो ज्यादातर बच्चे पूछते हैं कि मुझे याद नहीं हो रहा, वो अभी याद नहीं होगा, वो 1-2 बार जब ये पूरा सिलेबस गो थ्रू आप हो चुके होंगे उसके बाद अपने आप याद होना स्टार्ट होगा। यू कैन नॉट स्टार्ट मगिंग अप थिंग्स अभी इनिशियली। मगर जितना भी करना होगा ना, जो ऐसी चीजें होती है जो बस रटनी ही है, ठीक है, देर आर सर्टेन पॉइंट्स वेयर यू कैन नॉट हैव कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, यू हैव टू रिमेम्बर लाइक डेटा पॉइंट्स। इस फिजिकल ईयर में जो बजटरी एस्टिमेट है वो अगर इतने परसेंटेज का है, या फिजिकल डेफिसिट इतना परसेंटेज का है, तो वो तो यू कैन नॉट लाइक रिमेम्बर, मतलब यू हैव टू रिमेम्बर इट, यू हैव टू मग इट अप, ऐसा जो डेटा पॉइंट्स है। बट यू डोंट हैव टू मग इट अप राइट नाउ, व्हेन यू विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस, both your MCQ वाला PYQs as well as your UPSC mains वाला PYQs, उनसे you'll understand which such points are relevant for you, और हम उतना ही मग अप करेंगे। ठीक है, अगर आप अभी से if you start mugging up when you are doing the first revision only या first reading only, तो you will think that the content is huge, और तभी कई सारे बच्चे ये लिखते हैं कि मैम there is so much to remember, so many books, so much content, तो ये तो नहीं हो पाएगा। that is because you're not understanding, इसमें से रेलेवेंट वाला बहुत कम है।
But how do you know which is relevant and which is like non-negotiable, which you have to remember? You can only understand that after you solve the PYQs. एंड यहाँ पे एक और क्वेश्चन था जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, व्हाट इज अ थीम दैट एवरी टॉपर टॉक्स अबाउट, कि एक थीम को आइडेंटिफाई कर लो, उस पे नोट्स बना लो। थीम का मतलब इज जस्ट वट एवर आर द हेडिंग्स और की इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर बीइंग आस्क्ड अगेन एंड अगेन। जैसे साइक्लोन वाले चैप्टर में कुछ ही चीजें होंगी जो साइक्लोन के बारे में बार बार पूछते हैं, लाइक साइक्लोन की फॉर्मेशन के जो पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद साइक्लोन कहाँ पे आता है कहाँ पे नहीं आता, मतलब बे ऑफ बंगाल वर्सेस अरेबियन सी का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके कुछ ही ऐसे मेजर मेजर थीम्स है जिन पे कि हर बार क्वेश्चन आता है। जैसे ग्रीन एनर्जी पे हर बार क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट, लेकिन हर बार इट इज फ्रेम्ड इन सच अ वे कि वो न्यू अपीयर करता है। हाउएवर उसके अंदर जो पॉइंट्स लिखने होते हैं वो यूजुअली सेम ही होते हैं। मतलब जो आप डेटा पॉइंट दोगे कि इंडिया का ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट इज सो मच सो, तो वो तो आप हर क्वेश्चन में सेम ही दोगे ना, चाहे वो क्लीन एनर्जी के नाम से पूछे, चाहे वो सोलर के नाम से पूछे, चाहे वो ग्रीन एनर्जी पूछे, चाहे वो ओसो वर्क पूछे। मतलब बहुत सारे ऐसे सारे क्वेश्चंस होंगे जिनके डेटा पॉइंट्स जो याद करने के होंगे वो कम ही होते हैं और सेम ही होते हैं। तो इसलिए फर्स्ट वील डू क्वेश्चंस, वील अंडरस्टैंड व्हाट आर थीम्स आर। उस थीम्स के लिए अपने नोट्स पे वापस जाएंगे, वहां पे अगर लगेगा कि नोट्स में कमी है, उन नोट्स को हम जो है रिविजिट करेंगे। उन पे आप जो है जो डेटा एडिशन वगैरह करना होगा बस उतने ही पार्ट का करोगे जिसपे कि बार बार क्वेश्चन आ रहा है। एंड देन व्हेन यू विल बी रिवाइजिंग आफ्टर जनवरी, तो ये चीजें आपको अपने आप, बिकॉज यू हैव डन इट, यू हैव रेड इट सो मेनी टाइम्स, ये अपने आप याद होती जाएंगी। ठीक है, आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे दैट इज ऑल्सो आंसरिंग वो वाला क्वेश्चन दैट एवरीबडी आस्क्स 2026 के लिए हाउ डू वी प्रिपेयर। यही स्ट्रैटेजी है जनवरी दिसंबर तक पीवाईक्यू वाली। एंड आफ्टर दैट प्री ओरिएंटेड हो जाना। प्री ओरिएंटेड जस्ट मीन्स कि प्री में सिर्फ नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आपको क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता तब भी हाउ डू यू सॉल्व एन एमसीक्यू। MCQ solving is more logical and analytical rather than knowledge based, है ना। क्योंकि चार पॉइंट्स होंगे, आपको एक आध तो आता होगा बट दो नहीं आते होंगे। सो वहां पे हाउ डू यू नो करेक्टली गिव द तुक्का, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो कहाँ से आता है? वो आता है व्हेन यू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ दीज मॉक टेस्ट पेपर्स। बिकॉज आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू गेट ट्रेन्ड, योर ब्रेन गेट्स ट्रेन टू सी द पैटर्न्स। ठीक है, पहले तो दे यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज, इफ यू रिमेंबर यू विल फाइंड देम ऑन यूट्यूब अभी भी, कि हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू यूजिंग ट्रिक्स। तो अब तो थोड़ा सा यूपीएससी ने एमसीक्यू का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है इन सच ए वे कि डायरेक्टली वो ट्रिक्स नहीं अप्लाई होती, बट आउट ऑफ 100 वो अभी भी एटलीस्ट 5-10 क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाती है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे वो सब अप्लाई नहीं होंगे, तो वहां पे सॉल्व करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू हैव कॉन्फिडेंस। ठीक है, कि आपको ना तुक्के लगाने ही पड़ेंगे उस एग्जाम में। तो कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हम ना कम क्वेश्चन कराते हैं, 70 कराते हैं, ज्यादा तुक्का नहीं लगाते। बट द होल एग्जाम ऑफ प्रीलिम्स इज अ लिटिल बिट अबाउट रिस्क टेकिंग। तो हाउ डू यू टेक दैट रिस्क? वो आएगा कॉन्फिडेंस से। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आपने बहुत सारे मॉक्स सॉल्व कर लिए हो और कंसिस्टेंटली आप उन मॉक्स में प्रीलिम्स वाले 90 के अबव स्कोर कर रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरी जो एबिलिटी है ना, मैं 90 क्वेश्चंस अगर टिक करके आती हूँ तो मैं हमेशा जो है वेल ऑफ स्कोर कर लेती हूँ। तो ये आपको तभी आएगा व्हेन यू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। तो इसके लिए वो हम जनवरी के बाद और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, बट दैट इज द होल आइडिया ब्रॉड ब्रॉड। देन एक क्वेश्चन जो आता है दैट इज स्टक व्हेन आंसर राइटिंग। तो स्टक व्हेन आंसर राइटिंग इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन व्हेन यू स्टार्ट आंसर राइटिंग। ठीक है, तो पहले चाहे कितने ही गंदा आंसर लिख रहे हो, आंसर्स लिख लो। ठीक है, चाहे वो बिल्कुल भी थीम को मैच ना कर रहा हो सकता है वो आंसर जो है आपका, मतलब आप बहुत सारे पॉइंट्स आपको आते थे लेकिन आप फिर भी नहीं लिख पा रहे हो, और आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी उस आंसर की 10 टाइम्स बेटर लिखने की है, बट समहाउ बस वो पेपर पे नहीं प्रेजेंट हो रहा है। तो ये सारी जो चीजें जो आपको, आपके डर है ना कि मेरा अच्छा आंसर नहीं आ रहा, उससे आपको जो है डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, वो सब आपका तभी जाएगा जब आप बस आंसर लिखो। ठीक है, चाहे कितना ही बुरा हो। बिकॉज आफ्टर राइटिंग 5 to 10 आंसर्स इट विल बिकम लाइक ब्रेन में एक स्विच जैसा होता है जो अपने आप फ्लिप कर जाता है। मतलब उसके बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा आंसर लिखते हुए,
पहले 5-10 के बाद ना वो जो इनर्शिया एंड हेजिटेशन है ना आंसर राइटिंग का, वो अपने आप ब्रेक हो जाएगा। एंड वंस दैट ब्रेक्स देयर विल बी अ फ्लो। मतलब ब्रेन एंड आईज एंड हैंड के बीच में एक फ्लो आता है। क्वेश्चन पढ़ते हो वो अपने आप दिमाग को समझ आ जाता है एंड योर हैंड स्टार्ट्स टू राइट इट। अभी क्या होगा ना, इनिशियली यू विल रीड अ क्वेश्चन बट यू विल नॉट बी एबल टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। सो देयरफॉर व्हेन यू राइट यू विल नॉट मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, है ना। और उसके चक्कर में क्या होगा, आपको लगेगा कि मुझे आता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, क्योंकि एक 10 मार्कर में या एक 15 मार्कर में या 4 या 5 ही ऐसे मेजर पॉइंट्स होते हैं विच मस्ट कम, है ना, जो बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं। बाकी 4 5 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो थोड़े जनरल टाइप के होते हैं। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, लाइक आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर। सपोज किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में कुछ पूछा है। मान लो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे एक बार क्वेश्चन आया था। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के कुछ तो नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स है जो आपके आंसर में आना चाहिए, है ना। जैसे कि वो टारगेट टारगेट बेनिफिशियरीज कौन है, अर्बन में कितना परसेंटेज है, 75% है, नहीं उल्टा होगा, रूरल में 75 है, अर्बन में 25 है, इस तरह से। तो मतलब ये पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में आने चाहिए आंसर में। लेकिन 5-6 पॉइंट ऐसे हैं जो आप, जिसको आंसर नहीं भी पता हो वो भी वो लिख सकता है कि जो, जैसे कि ये जो है हमारे जो पॉवर्टी है उसको ओवरकम करने के लिए जरूरी है, ये जो है हेल्थ को बेटर बनाने के लिए, मैल न्यूट्रिशन को फाइट करने के लिए जरूरी है कि हम जो है फूड सिक्योरिटी एक्ट दे। तो इस तरीके के पॉइंट्स जो होते हैं जो बिल्कुल जेनेरिक होते हैं, ये भी आंसर में आएंगे। तो माय पॉइंट इज कि हमारा जो आंसर है ना उसमें कुछ ही चीजें हैं जो मस्ट बी रिटन है, ठीक है। वो आपको विद टाइम समझ आने लगेंगी। और ये जो जेनेरिक पॉइंट्स होते हैं ऐसे, ये फ्लो फ्लो में आपके इतने स्ट्रांग हो जाएंगे व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अभी क्या होगा, आपको आंसर सोचना बहुत ज्यादा पड़ता है बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग फॉर दोज स्पेसिफिक पॉइंट्स जो आने चाहिए। बट वंस यू आर इन द हैबिट ऑफ आंसर राइटिंग, तो ये मसल मेमोरी जिसे कहते हैं ना, उसमें आ जाएगा। सो मच सो दैट आपका आंसर विद टाइम अपने आप टाइम लिमिट में खत्म होने लगेगा। तो जो लोग ये पूछते हैं कि मेरे को आंसर लिखने में अभी 15 मिनट 16 मिनट लग रहे हैं, जबकि एग्जाम में तो 7 to 8 मिनट्स लगने चाहिए, देन यू शुड नो दैट दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये अभी हो रहा है, विद टाइम ये खुद ठीक हो जाएगा। और लास्ट पे एकदम जो वो वाला टाइम होता है ना, प्री एंड मेंस के बीच का, जो आपको मेंस देने हैं उससे पहले जो 3 महीने आपके पास होते हैं, दैट इज प्रोबेबली द बेस्ट टाइम वे यू प्रैक्टिस हाउ टू राइट द आंसर इन टाइम। उससे पहले का जितना भी टाइम होता है, अभी तक जितना भी टाइम है, दैट इज टू मेक योर आंसर स्ट्रक्चर बेटर। तो अभी आप कंटेंट और आंसर स्ट्रक्चर पे ध्यान देना। टाइमिंग के इश्यू को अभी मत सोचना, उसके लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा। पर अभी आप जो है बस आंसर लिखने को प्रैक्टिस करो, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, इट इज हाउ टू कवर करंट अफेयर्स। मैंने कई बार इसको टेलीग्राम में बताने की कोशिश करी है कि न्यूज़पेपर वाला जो क्वेश्चन होता है कि मैम न्यूज़पेपर मुझसे नहीं हो रहे हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो 3-3 घंटा न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं बट उनको याद नहीं हो रहा, या वो ये नहीं समझ पा रहे कि न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाए, है ना। तो व्हाट आई हैव एनालाइज्ड दिस, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए बिकॉज उसमें देश और दुनिया में रियल टाइम में क्या हो रहा है वो न्यूज़पेपर से ही पता चलता है। बट न्यूज़पेपर कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स फॉर द एग्जाम, क्योंकि न्यूज़पेपर, पहले बात तो एक न्यूज़पेपर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता है ना। एक न्यूज़पेपर में सारे सब्जेक्ट्स का या जितना भी चल रहा है उसका रेलेवेंट डेटा आपको मिल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो या तो आप 3-4 न्यूज़पेपर लेके बैठ के उनसे करंट अफेयर्स के नोट्स प्रिपेयर करो, विच इज अगेन अ वेस्टेज ऑफ टाइम। सो न्यूज़पेपर्स यू शुड रीड, जस्ट गो थ्रू द न्यूज़पेपर फॉर द सेक ऑफ हेडिंग्स एंड हेडलाइंस की मतलब चल क्या रहा है। बट योर करंट अफेयर्स विल आइडियली हैपन फ्रॉम टू सोर्सेज। वन इज द मंथली और द वीकली मैगजीन्स जो फ्री में मिल जाती हैं। मेरे टाइम पे भी सब फ्री में था, सो आई एम श्योर अभी भी होगा। बहुत सारी वेबसाइट्स है कोचिंग वगैरह की, उन्होंने वो डालते हैं, दे पुट इट एवरी डे। बट आप एवरी डे तो नहीं एक्सेस करोगे शायद, तो वीकली की हैबिट हम बना सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द वीक आप वीकली कंपाइलेशन को स्टडी कर लो, बिकॉज दोज आर इन पीडीएफ फॉर्मेट्स ऑल्सो। दे आर वेरी गुड एज अ रिसोर्स मटेरियल। आपको बस लैपटॉप पे सेव करके रखना है एंड देन आप उसको जो है वेन एवर यू वॉन्ट टू गो बैक, क्योंकि उनको असेस करना इजी है। सो सपोज मैंने कुछ पढ़ा था, हाई कोर्ट ने कुछ कहा है और मुझे बाद में कभी याद नहीं आ रहा है, तो आई कैन जस्ट गो एंड सर्च कि भाई कहाँ पे कौन सा आर्टिकल था, वहां से उसको रिवाइज कर सकते हैं। सो दिस आर गुड मटेरियल्स। लेकिन एक चीज है इसमें, अच्छा सेकंड वाला जो है ना, अदर देन दीज कॉम्पाइलेशन, इट इज योर यूट्यूब पे जो चैनल्स हैं
बहुत सारे फ्री चैनल्स हैं जो करंट अफेयर्स का एनालिसिस करते हैं। सो उनको हैबिट में डाल दो वो सुनने की, बिकॉज वो बहुत इजी होते हैं। दोज आर जस्ट 10-15 minutes पर न्यूज, बट दे विल एनालाइज इट वेरी वेल। और हम एज स्टूडेंट्स वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो मैं खुद से बैठ के उस जजमेंट को स्टडी करूं, फिर ये स्टडी करूं कि भाई वो GS2 में कैसे कैसे यूज हो सकती है, कौन से आर्टिकल से कनेक्टेड है, प्रीवियस कोर्ट केसेस क्या थे जो यहाँ पे इससे कनेक्टेड है। सो इट इज बेस्ट कि जब उन्होंने कर दिया है, यूट्यूब पे फ्री में दिया है, तो उसको वहां से स्टडी कर लेते हैं। और सुनना क्यों इंपॉर्टेंट है उस न्यूज को, क्योंकि वो तो आपको वैसे मंथली कंपाइलेशन में भी मिलेगा, बट इफ यू आर ऑल्सो लिसनिंग टू इट तो आपको ना इट विल हेल्प इन रिमेम्बरिंग इट इन एन ईजियर वे। बिकॉज रीड तो हम करेंगे ही, बट वी हैव सो मच कंटेंट टू रीड, और इतना बल्कि हो जाता है एट द एंड ऑफ द टाइम। इतना सारे PDF पढ़ना है, इतना सारी बुक्स पढ़ना है। तो दिस इज अनदर ऑल्टरनेटिव कि भाई हम कुछ थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं घर वालों के साथ, या आप थोड़ा वॉक पे जाते हो शाम को, तो अपने कान में इसको यूट्यूब को चला लिया और बस थोड़ी देर सुन लिया। सो डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टडी जो है ना, दोज आर गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट थ्रू आउट द प्रेपरेशन फेज। बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, आप बहुत जल्दी थक जाओगे, मेंटल फटीग आ जाएगा, है ना। और जो लोग कहते हैं कि मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा, वो इसीलिए है क्योंकि बोरिंग है ना पढ़ाई एट द एंड ऑफ द डे। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ चीजें यूट्यूब से कर लिया करो, कुछ चीजें जो है PDF से कर लिया करो, कुछ चीजें जो है उनके लिए बुक्स पढ़ लो। सो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज जब रहेंगे तो आपको थोड़ा सा जो है जितनी मैक्सिमम क्रिएटिविटी इस एग्जाम में हो सकती है वो आप ला पाओगे। ठीक है। तो आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड मोस्टली करंट अफेयर्स वाला। देन जो लोग भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गाइडेंस फॉर एथिक्स, एंड एक दूसरा होता है गाइडेंस फॉर एसेज, तो ऐसे का गाइडेंस दे पाना इज अ लिटिल डिफिकल्ट ऑन अ वीडियो ऑल्सो आई थिंक। मतलब आई वुड लव टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, बट ऐसे का गाइडेंस क्या है, आई ट्राई एंड एक्सप्लेन इट अभी। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप बाद में कमेंट डाल देना, एंड आई ट्राई एंड शो यू फ्रॉम सम एग्जाम्पल। ठीक है, बट अभी मैं आपको एक वो देती हूँ, एक होता है ना लाइक रामबाण इलाज टाइप। मतलब इट इज द गो टू स्ट्रेटेजी फॉर राइटिंग एनी ऐसे। ये मैंने बनाई थी अपने फर्स्ट वाले एग्जाम में, और ये मैंने हर बार यूज किया है, और मैंने फिर इसको मतलब इस स्ट्रेटेजी के बाद मेरा ऐसे का ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ईजी हो जाता था। सो आई टेल यू द सिंपल थिंग इज, GS का जो हम आंसर लिखते हैं, थिंक ऑफ एन ऐसे एज अ GS आंसर रिट लार्ज। मतलब जैसे हम GS का आंसर स्ट्रक्चर करते हैं, अगर ऐसे को भी हम स्ट्रक्चर करते वैसे ही, तो हम कैसे ब्रेनस्टॉर्म करते। ठीक है, मतलब आपको मान लो एक ऐसे आ गया फिलोसफिकल है, देयर वाज एन ऐसे कपल ऑफ इयर्स बैक, यू कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। UPSC का ही ऐसे है। तो अब ये, और ये फिलोसफिकल ऐसे भी हो गया। ठीक है, अब अगर ऐसा कोई ऐसा आता है, तो भाई अपने पीछे ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट खोला, वहां पे आपने लिखा कि इसमें कीवर्ड्स क्या है, तो कीवर्ड्स है भाई, रिवर इज अ कीवर्ड मान लो, देन स्टेपिंग इनटू द रिवर इज अ कीवर्ड। और अब इसको GS का आंसर होता तो कैसे ब्रेक डाउन करते। एक हेडिंग बनती फर्स्ट, स्टेपिंग इनटू द रिवर, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, इसके नीचे 2-3 पॉइंट्स में बताओ। इट मीन्स कि जब कोई वर्क हमारे सामने आता है, हाउ डू यू tackle it at the first glance. Secondly, it means how do you, what kind of attitude you present जब कोई नई प्रॉब्लम आती है, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के एंगल से भी बता देंगे। थर्ड, आप कह सकते हो व्हाट रेलेवेंस इट हैज इन माय लाइफ, अपना कोई एग्जांपल देना चाहते हो तो। नेक्स्ट आपने कह दिया स्टेपिंग इन द रिवर फॉर द फर्स्ट टाइम है, तो इसमें कोई न्यू आइडियाज को लेके हम बात कर सकते हैं। मतलब अब जितने जितने डायमेंशन हो सकते हैं वो मैं एक एक करके जो है इस आंसर के लिए अपने पीछे, जैसे हम नोट्स बना रहे हैं जहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म करें वहां लिखते जाएंगे। फिर हम हर डायमेंशन को जो हमने डिस्कस किया, कम से कम 5-6 डायमेंशन हम बनाएंगे, क्योंकि मुझे 10 to 12 पेजेस भरने हैं, तो मेरे पास एटलीस्ट 6 ऐसे ब्रॉड डायमेंशन होने चाहिए। फिर उन डायमेंशंस को फिर तोड़ो, हर एक को 2 से 3 पॉइंट्स में देखो। ठीक है। हाँ, तो क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे, जो आपका ये बनेगा ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला, ये एक कॉम्प्लेक्स वेब जैसा बनेगा। ये मेजर मेजर हेडिंग्स हो जाएंगी, हर हेडिंग के अपने 3 सब पार्ट हो जाएंगे। फिर किसी किसी हेडिंग में ऐसा होगा कि एक क्रिटिकल एनालिसिस पॉसिबल होगा, मतलब एक इसकी थीसिस एक इसका एंटी थीसिस होगा। तो समझ रहे हो, ये पूरा फ्लो चार्ट जैसा बन जाएगा। सो नाउ व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, ऑल यू हैव टू डू इज 1 2 3 करके जो मेजर पॉइंट्स है वहां से उनके ऊपर उनको एक्सप्लेन करते जाना है, और उनके अंदर जितने भी आपने सब पॉइंट्स बनाए होंगे उनको इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स लिखते जाना है। सो इससे ये होगा कि बाय द एंड ऑफ इट यू विल हैव अ स्ट्रक्चर इन थॉट, क्योंकि हर एक पॉइंट जो आपने, या पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में एक पॉइंट डिस्कस किया होगा, वो जो पॉइंट होगा वो जिसका भी सब, जिस भी चीज के अंदर हमने जिस जहाँ पे सब
पॉथ में, या मतलब जो सब टॉपिक हमारा है जहाँ पे हमने किया होगा, तो वो एक जैसे पॉइंट मतलब एक के बाद एक ही आते जाएंगे। और फिर जब हमारा मेन जो थीम था जब वो चेंज होता जाएगा, तो अपने आप जो है इसमें एक फ्लो बनता जाएगा, सो दैट जितने मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स है मान लो वो एक साथ आएंगे, जितने पॉइंट्स मेरे नेगेटिव थे वो एक के बाद एक आएंगे, जितने पॉइंट्स मेरे मान लो कि हिस्टोरिकल कोई एस्पेक्ट समझा रहे थे तो वो एक साथ हो जाएंगे, जहां पे मैं जियो पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ पॉजिटिव नेगेटिव वो एक साथ हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम बिना किसी स्ट्रक्चर के ब्रेनस्टॉर्म करते हैं तो हमारे पॉइंट्स कई बार आगे पीछे हो जाते हैं। कि जैसे एक एग्जांपल एनवायरनमेंट से ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है जियो पॉलिटिक्स का, नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है पर्सनल लाइफ का, फिर एक आ जाएगा मान लो हिस्ट्री में गांधी जी का। तो इससे ये होता है कि जब हम ऐसे का फ्लो ढूंढते हैं ना पढ़ते हुए वो मिस हो जाता है। सो जस्ट दैट इज द ओनली की टू राइटिंग अ गुड ऐसे, दैट ऐसे शुड हैव प्रॉपर फ्लो। अदरवाइज तो ऐसे में इतना ज्यादा स्कोप है आपको डाइवर्सिफाई करने का, डिस्कशंस करने का, कि प्रैक्टिकली आप ऐसे में कुछ भी लिख सकते हो, है ना, एज लॉन्ग एज यूर एबल टू कनेक्ट इट विद द टॉपिक। कैसा भी एग्जाम्पल हो सकता है, किसी भी हम उसमें डायमेंशन में जा सकते हैं। लेकिन बस यही होता है कि एट द एंड बिकॉज हमारे पास इतने सारे पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट्स जनरली हैप्पैज़ार्ड तरीके से आ जाते हैं। सो अगर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग ही वो स्ट्रक्चर तरीके से होगी तो ये अपने आप आंसर में जो है फ्लो आ जाएगा। दैट इज आई थिंक मोस्टली इनफ। और जब आप लिखना स्टार्ट करोगे ना, ओनली देन वील बी एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कहाँ पे आपका प्रॉब्लम आ रही है, कि आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है ऐसे में। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप फिलोसफिकल ऐसे उठाते हो तो वही उठाना जिसका आपको मतलब समझ आ रहा है। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द टॉपिक इटसेल्फ देन डू नॉट चूज इट। आप कोई टफ टॉपिक ले लो, इट इज बेटर। आप कोई बोरिंग टॉपिक ले लो, इट इज बेटर, रादर देन चूजिंग अ टॉपिक विच यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। बस दैट इज द ओनली की। उसके बाद तो विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कैसे लिखना चाहिए। और हर ऐसे में और हर जीएस के आंसर में एक ही चीज है जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज मेकिंग श्योर कि जो की पॉइंट्स आपसे पूछे हुए हैं क्वेश्चन में वो आप आंसर में रिपीट करते रहो, सो दैट कनेक्शन बनता रहे विद द टॉपिक इटसेल्फ। ये मैं जब आंसर्स इवेलुएट करती हूँ तो आपको एक बार दिखा देती हूँ साथ के साथ कि आपके आंसर में, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल अंडरस्टैंड। अदरवाइज आप जब लिखोगे खुद से आंसर्स तो एक बार उसको रीड कर लिया करो। हाँ, जो लोग पूछ रहे थे सेल्फ इवेल्युएट कैसे करते हैं आंसर को, तो ये उनके लिए है। आंसर्स को भी एंड एसेज को भी, हाउ वुड यू सेल्फ इवेल्युएट? So you take a question, you write the answer. एक्सक्यूज थोड़ी मी देर मैम, बाद। हाँ पूछो। जैसे आपने बताया कि जो क्वेश्चन के बारे में ऐसे के, तो मैम एक ओवरव्यू दे दीजिए मैम, किस टाइप के एग्जांपल्स हम ऐड कर सकते हैं। मैम एक दो एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर ओके, दीजिए। मुझे ना आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन कर दूं ऐसे में? तो आप तो कुछ भी लिख सकते हो ऐसे में। ऐसे में तो कोई वो है ही नहीं कि मतलब पर्टिकुलर आंसर ही देना है, ऐसे साइंटिफिक नहीं है ना। ऐसे तो फिलोसफिकल है। आप उसमें जो भी चाहे जैसा भी एग्जाम्पल चाहे उसको कनेक्ट कर सकते हो अपने ऐसे के टॉपिक से। मैं एक एग्जाम्पल से कोशिश करती हूँ, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट राइट। जैसे कि मान लो कोई ऐसा एक आ जाता है ऐसे जो कि एजुकेशन के ऊपर है, ठीक है, गर्ल एजुकेशन के ऊपर है ऐसे। आपको कोई एक स्टोरी, हाइपोथेटिकल स्टोरी लिखनी है, तो आप वो एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल स्टोरी का ऐसा कुछ है कि भाई एक कोई गांव था भाई, वहां पे जो है दो बहनें थी। एक बहन ने बहुत पढ़ाई करी, उसे एजुकेशन में इंटरेस्ट था, तो उसका जो वो है मतलब उसका जो लाइफ आउटकम था आफ्टर 10 इयर्स बहुत अच्छा कर रही है। दूसरी वाली ने, उसको इंटरेस्ट नहीं था तो उसने नहीं करी, तो उसकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं। मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम कॉमन सा एग्जाम्पल, कुछ भी नहीं है। तो यही स्टोरी जो है ये आप डिफरेंट ऐसे में या डिफरेंट टॉपिक में डिफरेंट तरीके से दे सकते हो ना आगे जाके। अब कोई आ जाता है कि भाई मान लो कोई विमेन एम्पावरमेंट का आ गया, तो वहां पे भी आप ये लिख सकते थे कि भाई जो विमेन पढ़ रही हैं गाँव में भाई वो कितना अच्छा कर रही है। मतलब यू कुड हैव स्टिल स्टार्टेड विद दिस स्टोरी ओनली। तो मतलब दैट इज माय पॉइंट कि एक ही स्टोरी को या एक ही कोई हिस्टोरिकल एग्जाम्पल भी अगर है तो उसको डिफरेंट टॉपिक के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। दी ओनली थिंग इज हाउ यू प्रेजेंट इट। तो जब मैं इस स्टोरी को एजुकेशन के लिए लिखती तो मैं इसको ऐसे लिखती कि therefore we see कि भाई person A, because she was into education, she took it seriously, she worked hard, she was able to achieve and achieve all her dreams and overcome all her hurdles। ये वाला अगर मैं women empowerment में लिखती तो मैं लिखती कि literacy became the tool for women empowerment in this case, empowering person A to make sure that she is able to financially stabilize herself, realize her dreams, create a life that she has always wanted।
मतलब बस जो कीवर्ड है उतना ही चेंज करना होता है, बाकी एग्जाम्पल्स जनरली सेम ही होते हैं अक्रॉस अ लॉट ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं भी चल जाएगा, बट एक एग्जाम्पल जनरली 5 से 6 टॉपिक्स में चल जाता है। कमिंग बैक टू समथिंग दैट आई वाज टॉकिंग। थैंक यू मैम। ओके, हम कहाँ थे, किसी को याद है? Self evaluation of answers, ma'am. सेल्फ इवैल्यूएशन। ओके ओके, ठीक है। तो सेल्फ इवैल्यूएशन ऑफ आंसर में क्या है कि आपने एक क्वेश्चन उठाया पीवाईक्यू का और आपने उसको लिखा। उसको लिखने के बाद ना, इसमें आइडियल तरीका तो ये है, पहले आपने पढ़ लिया है अपने नोट्स में से कि क्या लिखना था, सो दैट हमें ये श्योर है कि आपका आंसर जो पॉइंट्स है उसमें कम नहीं है, एज इन उसका कॉन्टेक्स्ट, जो आंसर का लिखने का जो कंटेंट है वो पूरा होगा। आपने लिख लिया। नाउ आफ्टर सम टाइम, 15-20 मिनट दे दो, कुछ और काम कर लो या कोई और आंसर लिख लो, जो भी है। उसके बाद विद अ फ्रेश माइंड यू शुड गो बैक एंड रीड दैट आंसर। नाउ इससे ये है कि नाउ आई एम 100% श्योर कि मेरा कंटेंट तो ठीक ही होगा, कंटेंट की कमी नहीं है। अब जब मैं आंसर पढ़ रही हूँ, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज स्ट्रक्चर कहाँ खराब था। तो जब आप उसको पढ़ोगे, क्वेश्चन फिर से पढ़ना, क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स थे एक बार दोबारा आराम से सोचना कि अच्छा ये 3 कीवर्ड्स हैं, फिर आंसर पढ़ते हुए देखना कि क्या मेरा आंसर उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली उस फ्लो को मेंटेन कर पा रहा है जो वो पूछ रहा था। जैसे अगर एक क्वेश्चन है कि अभी कौन सा क्वेश्चन हमने ग्रुप पे डाला था ना, वो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला, मान लो कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज व्हाट इज द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड बिल्डिंग ट्रस्ट। तो ये वाला क्वेश्चन हमने टेलीग्राम पे डाला था, बहुत सारे लोगों ने लिखा भी था। अब क्या होगा जब आप इस आंसर को पढ़ते हो, तो पहले देखना कि क्या मैंने इंट्रोडक्शन इटसेल्फ में क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं। एक्सप्लेन थ्रू द कीवर्ड्स, मतलब बाय यूजिंग द कीवर्ड्स। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे आनी चाहिए, पहले अपने आप को समझाना क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जिन लोगों में है पब्लिक सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में, पब्लिक लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो इस इंटेलिजेंस को कैसे यूज करते हैं फॉर ओवरकमिंग कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट कीवर्ड, सेकंड कीवर्ड बिल्डिंग ट्रस्ट। इंट्रोडक्शन में भी यही आना चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस डिफाइन कर दो। इमोशनल इंटेलिजेंस चाहो तो गोलमैन का नाम लो, चाहो तो मत लो, ठीक है, उसके अलग से पॉइंट्स अभी नहीं होंगे। क्यों? अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस फुल स्टॉप, इल्यूसिडेट हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस इज यूजफुल इन मेंटेनिंग बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट, तो क्या होता कि क्वेश्चन वुड हैव सेड डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस या एक्सप्लेन इमोशनल इंटेलिजेंस। देयर 3 या 4 मार्क्स तो एटलीस्ट होते ही होते इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करने के। तो वहां पे आपके लिए जरूरी था कि यू डिफाइन इट एंड देन यू से कि भाई गोलमैन ने इस पे काम किया है, दिस इज व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस मींस। देन आप वो वाला जो टेबल है जो सब बनाते हैं, आप भी बनाते हैं या आप कोई फ्लो चार्ट बनाते हैं, क्योंकि अब आपको ऑलमोस्ट 3-4 मार्क्स के लिए वो आंसर लिखना है इमोशनल इंटेलिजेंस का। आप चाहते तो वहां पे एग्जाम्पल भी दे देते इमोशनल इंटेलिजेंस जो है कई सिविल सर्वेंट्स में, बिकॉज वाई सिविल सर्वेंट्स, बिकॉज वो क्वेश्चन में आया था पब्लिक सर्विसेज। तो मैं एग्जाम्पल में लिख सकती थी कि कई सिविल सर्वेंट्स ऐसे हैं हु हैव डन एक्सेप्शनल वर्क बाय शोइंग इमोशनल इंटेलिजेंस, उनका एक आध का नाम लिख दिया और वो केस स्टडी में बता दिया कैसे उन्होंने किया है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं पूछा था। हाउएवर आई हैव टू स्टार्ट बाय टेलिंग एटलीस्ट कि व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज, बट नाउ माय एक्सप्लेनेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस विल बी लिमिटेड, है ना। मैं इंट्रो में ही एक बार बता दूंगी और फिर मैं दोबारा दोबारा नहीं समझाऊंगी। तो वो जो है, जो लोग पूछते हैं कि डायग्राम डालना चाहिए या नहीं, वो यही है कि अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का डायग्राम रिक्वायर्ड होता, जो कि तब होता अगर इमोशनल इंटेलिजेंस को अलग से पूछा होता, तब तो जरूर डालना था। लेकिन अभी अगर क्वेश्चन ये है कि in the context of civil services explain how emotional intelligence is useful, जो भी है म्यूट कर लेना अपने आप को, ठीक है, एक बार चेक कर लो किसी का अनम्यूट हो गया है तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरी इंट्रोडक्शन आइडियली कैसे आनी चाहिए, तो ऐसा आना चाहिए कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट one's own emotions and those of others. This quality is especially beneficial in civil services, वो वर्ड मैंने कीवर्ड क्वेश्चन से उठाया, बिकॉज ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग दे आर रिक्वायर्ड टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट एंड बिल्ड ट्रस्ट, ठीक है। तो मैंने सारे कीवर्ड्स क्वेश्चन से उठाए और मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्वेश्चन का एग्जैक्टली क्या मीनिंग है, और मैं यही मीनिंग को नीचे अपने बॉडी ऑफ आंसर में डिस्क्राइब करूंगी। फिर आपने कह दिया दिस कैन बी सीन एज फॉलोज, और फिर आपने कहा पहली हेडिंग डाली रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। फिर आप इसको एक्सप्लेन करोगे, दूसरी हेडिंग डालोगे जो मेजर हेडिंग आएगी, रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन बिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है।
और अब इनके अंदर पॉइंट्स लिखेंगे, वो पॉइंट्स सबको पता है, मुझे पता है, कोई भी उसको लिखेगा तो ठीक ही लिखेगा अंदर। बस उन पॉइंट्स को अब सब हेडिंग्स देते हुए चलेंगे, तो ऐसा होगा कि एज एन एग्जामिनर मेरे को पढ़ना आसान हो जाएगा। मुझे एक रेलिवेंट इंट्रो मिलेगा, मुझे 2 मेजर हेडिंग मिल गई कि अच्छा यहाँ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बताया है, यहाँ ट्रस्ट बिल्डिंग बताया है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में ये 3 पॉइंट बताए हैं। तो अगर सब हेडिंग वाइज होंगे तो मुझे ढूंढने नहीं पड़ेंगे ना, मेरे को सब हेडिंग देखते ही समझ आ जाएगा कि ठीक ही लिखा है। वो आपने लिख दिए और आप दोगे एग्जाम्पल्स। क्यों? क्योंकि मेरे क्वेश्चन में पहले ही कहा था कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज है, तो वो मैं वाया एग्जाम्पल्स बता दूंगी। तो आप चाहो तो हर पॉइंट का अलग एग्जाम्पल दो, आप चाहो तो, क्योंकि ये 2 मेजर सब हेडिंग्स है, तो इनको आफ्टर एक्सप्लेनिंग द सब हेडिंग एक केस स्टडी डाल दो जो एक्सप्लेन कर देती है कि भाई ये सिविल सर्वेंट थे, इनके सामने ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आया और उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस शो करी by showing restraint, understanding what people wanted, showing compassion, etc., etc. इस तरह से मतलब you will have to explain the case study or example that you give in one line. सिर्फ जो बच्चे ऐसा लिख देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि this civil servant A did this during this year, तो उससे तो समझ नहीं आता ना. So then that is not enough. You have to explain कि civil servant A showed this emotional intelligence by doing this and thus solving conflict. दैट इज द मेजर आइडिया कि भाई आंसर जो है उसमें ये सारी चीजें आपको ढूंढनी है ना. कमिंग बैक टू सेल्फ इवेल्युएशन, तो जब आप सेल्फ इवेल्युएट कर रहे हो तो आप भी यही ढूंढोगे कि आपके आंसर में जो कीवर्ड्स क्वेश्चन में थे, पहले बात तो वो कीवर्ड्स है कि नहीं, दूसरी बात क्वेश्चन में कोई ऐसा कीवर्ड था क्या जो आपने बिल्कुल ही स्किप कर दिया है, ठीक है, वो आपको देखना है. तीसरा आपको देखना है क्वेश्चन की जो डिमांड थी, एज इन जो वो कहना चाहता था, वो डिमांड इंट्रो में आपने एक्सप्लेन करी है कि नहीं, क्योंकि अगर आपने इंट्रो में नहीं करी है तो फिर वो इंट्रोडक्शन एक तरह से इट इज नॉट कंप्लीट, और वो डिमांड को पूरे डिस्कशन के बाद कंक्लूजन में आपको दोबारा हाईलाइट करना है. तो उससे जो है आंसर का फ्लो उसी से बनता है. पहले हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि हम ये डिस्कशन करेंगे, पूरी बॉडी में डिस्कशन किया, एंड देन कंक्लूजन में डिस्कशन को कंक्लूड किया. यू सेड देयरफॉर इट इज सीन दैट क्वालिटीज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सिविल सर्विसेज फॉर अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर्स एंड बिल्डिंग ट्रस्ट एंड मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट. वो जरूरी है, क्योंकि अगर मैं इसके अलावा कोई भी और कंक्लूजन दूं तो वो मेरा आंसर कंक्लूड नहीं करता है. अब यहाँ पे ये चीज आती है कि जो लोग कहते हैं कि कुछ हम व्हाट इफ वी वांट टू गिव अ वे फॉरवर्ड, कि भाई अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो इसको कैसे डेवलप करें, तो आप दे सकते हो, लेकिन आप इस कंक्लूडिंग लाइन से एक लाइन पहले यानी कि प्री कंक्लूजन पैराग्राफ बना के दो. अब तब आप लिख सकते हो कि therefore as we have seen emotional intelligence is required in public services, it can be cultivated as follows. फिर आपने 3-4 पॉइंट्स लिख दिए. And because this part is not directly asked in the question, it is an extra point, which means you do not have to give it half a page of space. थोड़ा सा space just to present your idea is enough. यहाँ पे because it was not directly asked, you can also write in जो कीवर्ड फॉर्मेट होता है ना, कि बस डैश डैश डाल के विदाउट एक्सप्लेनिंग मच, दैट यू कैन डू हियर बिकॉज दिस इज एन एक्स्ट्रा एडिशन फ्रॉम योर साइड. लेकिन इफ यू राइटिंग दैट पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि क्वेश्चन में डिमांड करके पूछी है, दैट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड वेल. बस यही आपको इवेल्युएट करते हुए सेल्फ को देखना है कि आपने डिमांड मीट करी कि नहीं, उसको एक्सप्लेन करा कि नहीं, कीवर्ड को बार बार यूज करा कि नहीं, आंसर में आपके फ्लो आया कि नहीं. और जहां पे नहीं आएगा वहां पे उसको सर्कल कर लो, या मतलब अपने आप को कि समहाउ उस वक्त ही जो है इवैल्यूएट करते वक्त याद दिलाना है कि भाई यहाँ पे मैंने ये गलती करी है. और आइडियल तो मतलब आई ऑल्सो यूज टू चेक माई ओन कॉपीज, तो दूसरा पेन लेके उसमें करेक्शन कर दो. तो उससे क्या है ना, आपको एक बार वो भी फीलिंग आ जाएगी कि टीचर जब इवैल्यूएट करता है तो वो किस तरह से चीजें देखता है या ढूंढता है, सो दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम you will be able to meet the requirement of the teacher, because now you are also understanding your questions as a teacher. तो वो रोल जब आप खुद प्ले करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि पढ़ने वाला क्या ढूंढता है आंसर में. ठीक है. और अपने आप को नंबर वंबर भी दे दिया करो. मैं तो खुद को 4-5 नंबर 10 में से दे देती थी. दो उससे कुछ नहीं होता, वो अच्छा ही है एक तरह से. आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स. एक चीज जो छूट गया था, किसी ने पूछा था एक दो बारी, सीसैट स्ट्रेटेजी. तो ये सीसैट तो अनलेस आपका सीसैट बहुत ही वीक है तो आपको अभी से तो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. वो नेक्स्ट ईयर करना आफ्टर जनवरी फेब्रुअरी. लेकिन अगर आपको डर है सीसैट का और आपको लगता है कि मुझे अभी से करना है, तो बस दिन में 2-4 सीसैट के वीडियोस देख लो, बहुत है. ठीक है. अभी से तो सॉल्व करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो और 1-2 वीडियोस देख लो. यूट्यूब पे सारे टाइप के पीवाईक्यूज जो हैं यूपीएससी सीसैट वाले पेपर की, वो सॉल्व्ड है अलॉन्ग विद जितने भी फॉर्मूला होते हैं, जो भी शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स होती हैं उसकी, तो वो वहीं से करने हैं. उसके लिए कुछ नया नहीं चाहिए, उसके लिए कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है.
ऑल्दो मैंने बुक खरीदी थी अपने फर्स्ट टाइम में, बट देन आई रियलाइज्ड कि वो खुद से नहीं पढ़ी जा सकती, इतना भी नहीं है। उससे आसान है कि जो वीडियोस वगैरह बने हुए हैं वहां से देख लो। आई थिंक वी हैव डन मोस्ट। अगर किसी को कुछ और लग रहा है पूछना चाहिए तो पूछो। और एक चीज है कि जो लोग पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं ना, जैसे कि आप कॉलेज में हो और आपको क्या करना चाहिए, तो मतलब आई कैन नॉट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर बिहाफ ना। ऑल्दो आई माइट हैव अ सजेशन फॉर यू, बट योर डिसीजन कैन नॉट बी बेस्ड ऑन माई सजेशन। तो इसलिए वो तो आपको खुद ही सोचना चाहिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एग्जाम की प्रिपरेशन विल टेक 1 to 1.5 years बिफोर यू आर रेडी। और रेडी होने के बाद आपको कितना टाइम लगता है पेपर क्लियर करने में, दैट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। तो वो 1.5 years आप कब देना चाहते हो, वेन एवर यू हैव टाइम, वेन एवर यू हैव दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दैट इज योर डिसीजन टू मेक। और इस एग्जाम में जो लोग पूछते हैं कि हम मोटिवेटेड कैसे रहे, तो आपको अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा। देर इज देर आर मोर रीजन्स टू बी डीमोटिवेटेड देन टू बी मोटिवेटेड इन द एग्जाम, क्योंकि 3-4 स्टेजेस है भाई, किसी भी स्टेज में आप बाहर हो सकते हो। तो डिमोटिवेशन के चांसेस ज्यादा है ना, और सक्सेस रेट भी कम है। तो आपको पहले बात तो अपने आप पे एकदम फुल कॉन्फिडेंस खुद दिखाना पड़ेगा कि मैं कर लूंगी, अभी नहीं तो अगले साल, अगले नहीं तो उसके अगले, बट यू हैव टू शो दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो फैमिली एंड फ्रेंड्स तो वो, उनके कॉन्फिडेंस दिखाने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको खुद कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। आपका बस एक चीज क्लियर होना चाहिए मन में कि दिस एग्जाम या सॉल्विंग दिस एग्जाम, cracking the exam, that is a goal that I have, but it is not life at the end of the day। तो मतलब करना तो है और फुल एनर्जी से करना है, पर नहीं भी होगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम बस बिल्कुल ही हिम्मत हार जाए टाइप, और लाइफ में हमने क्या किया। बिल्कुल चिल होके दो, एग्जाम की तरह दो। एंड द ईयर आई एक्चुअली गॉट माई बेस्ट रैंक वाज दैट ईयर, जब मुझे लग रहा था कि अब इस एग्जाम को ना एंजॉय करके देते हैं, क्योंकि एक बार पहले रैंक आ गई थी, सर्विस मिल गई थी। तो फाइनली जो मैंने दिया, तो मैं ना बहुत सालों से ना बहुत टेंशन लेके पढ़ रही हूँ। तो ऐसा नहीं करते, अब इसको एंजॉय करते हैं कि अब तो सब आता है, एक बार सब पढ़ लिया है, उसको आराम से देते हैं विदाउट एनी प्रेशर ऑफ परफॉर्मिंग वेल। एंड दैट इज एक्चुअली द ईयर दैट आई परफॉर्म्ड वेल। तो आई थिंक दैट इज अ की दैट यू शुड नो कि एग्जाम को एग्जाम की तरह देना है। और क्योंकि जर्नी देखो, ये तो मान के चलो कि आपकी जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, तो जितना हो सके जर्नी को एंजॉय करना, ठीक है। पढ़ाई को भी एंजॉय करना, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एंड वंस यू फाइंड इंटरेस्ट आई डोंट थिंक दैट आपको पढ़ना भी डिफिकल्ट या ऐसा बोझ टाइप का लगेगा। ओके, तो आई गेस हमने क्वेश्चंस ले लिए क्या मोस्टली? अगर आपके मन में कोई है तो पूछो। मैम जी के लिए इकोनॉमिक्स के बारे में प्लीज कुछ बताइए, क्योंकि बिगिनर तो बहुत हार्ड हो रहा है। GS3 वाला इकोनॉमिक्स ना, आई एम अज्यूमिंग, एंड नॉट मैम ऑप्शनल। नो तो मैम यार, नो। तो मैंने ना एक बुक पढ़ी थी इकोनॉमिक्स की, और वो काफी अच्छी है इन द सेंस कि वो नोट्स ओरिएंटेड है। वो कौन सी बुक है? वो इनकी है सर, नितिन सिंघानिया सर की, जिनकी आर्ट एंड कल्चर है ना। उन्होंने उस साल एक इकोनॉमिक्स की बुक भी निकाली थी, इंडियन इकोनॉमी करके। तो इंडियन इकोनॉमी वाज इट इज अ वेरी वेल रिटन बुक। तो अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ी है तो आपको सर का राइटिंग स्टाइल पता होगा। तो उन्होंने सब चीजें जो है, जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड है, उसी को उसमें डाला है। और एकदम हेडिंग वाइज, सब हेडिंग वाइज, इस तरह से उसको लिखा हुआ है। तो इट इज अ गुड बुक, आप वो बुक ट्राई कर सकते हो। और अगर बुक नहीं लेना चाहते और आपके पास ऑलरेडी मान लो कोचिंग के रेडीमेड नोट्स हैं, तो उन नोट्स से आप पढ़ सकते हो। बट होगा क्या, फर्स्ट टाइम इकोनॉमी पढ़ने वाले को, इकोनॉमी जिसका बिल्कुल बैकग्राउंड ना हो ना, थोड़ा समझ में नहीं आती, क्योंकि इकोनॉमी इज मोर टेक्निकल देन से जो हमारे बाकी है इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, ये तो सब समझ लेते हैं। इकोनॉमी नहीं समझ पाते इतनी आसानी से। तो उसके लिए वीडियोज हैं, जहाँ पे भी ये टेक्निकल चीज आएगी ना, मान लो इन्फ्लेशन आया और आपको पढ़ने से सिर्फ समझ नहीं आ रहा, तो उसके वीडियोस है यार। जब मैं पढ़ती थी तो ऑल्दो तब भी ये वीडियोस पुराने थे, बट ये काफी वेल मेड वीडियोस थे। आई थिंक अभी तो बहुत सारे आ गए होंगे। सीपी क्लासेस के वीडियोस है इकोनॉमी पे, पूरा का पूरा फ्री में बताया है उन्होंने। स्टडी आईक्यू पे है, अंकित सर है, उनके वीडियोस, अंकित अग्रवाल सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टडी आईक्यू वाले, उनके वीडियोस है इकोनॉमी पे कॉन्सेप्ट समझाते हुए। तो जो ऐसे कॉन्सेप्ट है जहाँ फंस जाते हो, वो वीडियो से कर लो, बहुत अच्छा समझाया यूट्यूब पे लोगों ने। और जब करंट अफेयर्स करोगे ना, तो जितने भी इकोनॉमी के करंट अफेयर्स आते रहेंगे, बिकॉज आई सेड कि यूट्यूब से देखते रहना, तो उससे यही होगा कि वो लोग जब करंट अफेयर कराते हैं तो वो स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज करा देते हैं। तो मान लो कि अभी बजट आया होगा करंट अफेयर्स में, तो वो बजट का फिर जितना भी बैकग्राउंड है, बजट में अगर कोई टर्म यूज हो रहा है वो कहाँ से आया, इकोनॉमी में उसका क्या मतलब है, वो सब भी समझाते हुए चलते हैं।
तो तब अच्छा रिवाइज हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग तभी बनती है। एंड इट टेक्स सम टाइम। तो फर्स्ट रीडिंग में तो किसी की नहीं बनती, 2-3 बार जब आप इसको कर चुके होंगे ना रीड, तभी बनेगी। Hello, ma'am. हाँ जी, पूछो। Ma'am, so I will be appearing in 2026. So for now, I just focus on understanding the concept, not thinking too much, and I should just revise the things properly, understand the things. That should be my main focus, right? राइट। Okay, ma'am. And ma'am, August में, according to you, where should a aspirant stand by August? Means क्या हो जाना चाहिए थोड़ा बहुत वैसा? यू मीन नेक्स्ट अगस्त? No, अगले this month only. If you think a person is appearing for 2026, उसको अभी तक क्या हो जाना चाहिए, मतलब थोड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बहुत सारे लोग तो अभी स्टार्ट करेंगे ना। सी व्हाट Okay. मैटर्स इज, अगर आपने मान लो डिसाइड कर लिया था दैट यू विल अपेयर इन 2026 6 मंथ्स बिफोर, तो आपका सब्सटैंशियल सिलेबस हो जाना चाहिए। बट अज्यूमिंग कि आप बिल्कुल बिगिनर हो और आप अभी से ज्वाइन कर रहे हो, कोई फर्क नहीं अप्रैल। पड़ता। अप्रैल से कर रहे हो तो आपने फर्स्ट रिविजन फर्स्ट रीडिंग कर ली, नो मैम, सिलेबस अभी पूरा हुआ नहीं है। तो आपका सबसे पहला यही होना चाहिए कि आप जल्दी जल्दी अपना सिलेबस एक बार कर लो। और जो लोग बिल्कुल ही न्यू ज्वाइन कर रहे हैं उनको बस इतना फर्क पड़ेगा कि दे हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स इनिशियली। मतलब अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं अगस्त में इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट हमें कहाँ स्टैंड करना है बाय दिसंबर, वो हमारा फिक्स्ड है। ठीक है, तो जो लोग पहले से प्रिपेयर करें वो थोड़ा इजीली वहां तक पहुंच जाएंगे। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया विल टेक मोर टाइम, बट बाय दिसंबर यू शुड हैव कवर्ड all the subjects of course, जितने भी जीएस है, plus you should have done your optional at least once. ठीक है, and then you should have done PYQs of last 5 years for mains. बस ये 3 चीजें जिसकी हो जाएंगी दिसंबर तक, they will be in a very good position. The only difference is जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो लोग PYQs को प्रॉपरली लिख के करना, और जो लोग अब बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको पढ़ाई में ज्यादा सब्सटैंशियल टाइम लग जाएगा, वो PYQs को ब्रेनस्टॉर्म कर लेना, थोड़ा लिखना बाकियों को ब्रेनस्टॉर्म कर लेना। तो जिनके पास टाइम है वो तो सारे हैंड रिटन करना बस। थैंक मैम, यू। हेलो मैम। हाँ जी, पूछो। मैम, ये पूछना था कि जो आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजते हो, अगर उस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो क्या आप उस टॉपिक को स्टडी करके आंसर लिख सकते हैं? हाँ, तो वो आइडियल तो वही है कि आप उस टॉपिक को पहले स्टडी कर लो और पहले जंप मत करो आंसर लिखने पे, आप टाइम ले लो। आप तो ये आंसर्स कुछ दिन बाद भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बस उस हैबिट में आ जाओ। द होल पर्पस ऑफ द इनिशिएटिव वाज अकाउंटेबिलिटी, कि आपको ऐसा ना हो कि, क्योंकि अभी सारे बच्चे जो है पढ़ाई के स्लंप में चले जाते हैं, बिकॉज नेक्स्ट एग्जाम इज वेरी वेरी फार अवे। प्रीलिम्स तो अभी पता नहीं 9-10 महीने दूर सा लगता है ना, तो क्या होगा, अभी कोई जल्दी पढ़ेगा नहीं, तो सबके छूट जाएगा, पढ़ाई बहुत स्लो हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई द इनिशिएटिव वाज देयर, कि आपको ये दिमाग में रहे कि भाई बाकी बच्चे देखो पढ़ रहे हैं रोज के रोज, मुझे भी रोज के रोज एक एक टॉपिक को एक एक चैप्टर को खत्म करना है। तो आपको भी बस यही करना है कि आपने अभी नहीं पढ़ा, अभी तक कोई बात नहीं, अब पढ़ लेना। ओके मैम। मैम, मुझे 26 में अटेम्प्ट देना है, तो मैं पहले से स्टडी कर रही थी, बट कॉलेज में थी तो प्रॉपर नहीं हो पाता था, तो कोई सब्जेक्ट पढ़ पाती थी फिर वो छूट जाता था। तो ऐसे मैंने बुक्स तो रीड कर लिए हैं, बट ऐसा प्रॉपर अभी नोट्स नहीं बना के रखा, तो ऐसा लगता है कि भूल गई हूँ। तो क्या अभी से नोट्स बना के पॉसिबल है नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको? यार ऐसा है कि ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब टाइम कम नहीं है। इफ यू आर एबल टू गिव ऑल द टाइम दैट यू हैव टुवर्ड्स द प्रिपरेशन नाउ, है ना, कि अगर आप अब बिल्कुल मन से लग गए हो और आपके पास कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं है, इन द सेंस कि कॉलेज का कुछ काम नहीं है, घर पे कुछ और नहीं है, कोई जॉब वगैरह नहीं है, तो आप आसानी से जो है मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करके दे सकते हो और बना सकते हो, अपने नोट्स भी बना सकते हो। और जिन लोगों के पास कम टाइम लगता है वो चैट जीपीटी वगैरह की हेल्प से नोट्स बना के देख लो। क्योंकि एक नोट्स जो है वो बेसिक होना चाहिए, वो चाहे आप हाथ से बनाओ, चाहे आप कोचिंग वालों का जो फ्री में मिलता है वहां से उठा लो, चाहे आप चैट जीपीटी से बना लो उसको पीडीएफ डाल डाल के, वो बेसिक नोट्स है। दोज नोट्स आर नॉट सफिशिएंट ऑल्दो, मतलब यू कैन नॉट रिलाई ऑन दोज नोट्स टू राइट एन आंसर, बट दे आर द स्केलेटल फ्रेमवर्क दैट यू हैव। उसके ऊपर फिर आपको जो है बिल्डिंग ऑफ नोट्स करना पड़ेगा। वेर एवर दोज नोट्स विल बी मिसिंग यू हैव टू ऐड, हाथ से लिख के पेज डाल के। अगर आप पेजेस का बनाते हो ना जैसे फाइल वगैरह में, प्रिंट आउट्स में आसानी से आप जो है पेपर ऐड कर सकते हो जिस टॉपिक के बाद चाहिए, ऐसे करके। सो योर नोट्स विल बी एडिटेड बाय यू, ठीक है, बट दे कैन बी, जो फर्स्ट प्राइमरी सोर्स है दैट कैन कम फ्रॉम एल्सवेयर ऑल्सो। तो जो बच्चे ऐसा भी पूछते हैं कि हमने एंथ्रो के नोट्स कहीं से उठा लिए हैं, आर दे सफिशिएंट? नो, दे आर नॉट सफिशिएंट।
बट दे कैन बी द फर्स्ट कॉपी ऑफ द नोट्स जिसके ऊपर आप अपने नोट्स बनाओगे, तो चलेगा। टाइम तो है, ऐसा भी नहीं है। ओके मैम, Hello, थैंक यू। hello, ma'am. Excuse- Hello, ma'am. This is Thank you, Avinash. ma'am, for organizing this session. मैम मेरा क्वेश्चन था कि अभी मैंने जस्ट 2 मंथ बिफोर मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी हुई है। मेरे 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो क्या इज इट पॉसिबल टू 26 तक मैम मेरा सही हो जाएगा पूरा सिलेबस? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू एनालाइज द प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैम बोला जाता है कि क्वेश्चन पढ़ के फिर नोट्स बनाया जाता है, तो उस पर मैम थोड़ा सा बोल दीजिए। ओके देखो, आप ही नहीं हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे और भी है ना जो यही चीज पूछ रहे हैं कि अब अगर मैं पढूं तो इज इट सफिशिएंट टाइम वाइज। तो ऐसा है कि मैं कैसे बोल सकती हूँ कि इट इज सफिशिएंट फॉर यू और नॉट, है ना, क्योंकि आपको कितना टाइम लगेगा वो तो आप ही डिसाइड कर सकते हो। आई कैन ओनली टेल यू दिस कि इट इज डुएबल। अब वो डुएबल करने के लिए कितनी मेहनत लगेगी वो आपको डिसाइड करना है कि आप कर सकते हो या नहीं, ठीक है। क्योंकि सिलेबस वास्ट है, बट ऐसा नहीं है कि सिलेबस अनस्ट्रक्चर्ड है या सिलेबस में बहुत ज्यादा बाहर जाना है। सिलेबस के वर्ड्स ऐसे हैं कि आप चाहो तो आप उस पर 5 साल भी रिसर्च करके पढ़ते रहो, और अगर आप समझ जाओ द स्ट्रैटेजी तो आप बहुत जल्दी भी उसको कवर कर सकते हो, ठीक है ना। उसमें वही चीज आती है जो आपने खुद ही पूछ लिया, सो दैट मीन्स यू हैव दिस क्लैरिटी कि भाई सॉल्व कैसे करना है, तो पीवाईक्यू बेस्ड ही नोट्स बनाने हैं, तो पीवाईक्यू बेस्ड ही बनाने हैं मतलब। लेकिन फर्स्ट रीडिंग जो होती है ना वो हमेशा किसी टेक्स्ट बुक की या किसी नोट्स की होती है, क्योंकि आपको पहले सब्जेक्ट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जो है रियल नोट्स बनाते हो, तो वो जो रियल नोट्स हैं, जो आपके क्रिस्प नोट्स हैं, वो पीवाईक्यू बेस्ड बनेंगे। उसमें क्या होना चाहिए, आप जब क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको थीम्स आइडेंटिफाई कर लेनी है, जो हमने पहले भी कहा था कि भाई अगर ज्योग्राफी में क्वेश्चन बार बार माउंटेन रेंजेस पे आ रहे हैं तो आपके नोट्स में माउंटेन रेंजेस इन डिटेल होने चाहिए। अगर ज्योग्राफी में बार बार वेदर कंडीशंस पे आता है, लोकल विंड्स पे आता है, वर्ल्ड विंड्स पे आता है, तो वो नोट्स आपकी कॉपी में जहाँ पे भी आप बना रहे हो वो बिल्कुल डिटेल में होना चाहिए। उसमें करंट अफेयर्स भी होने चाहिए, उसमें जो है डायग्राम भी होना चाहिए, उसमें अगर कोई फ्लो चार्ट था कुछ भी था तो वो डिटेल होना चाहिए। और जो बाकी चीजों पे जहाँ क्वेश्चन नहीं आ रहे उस नोट्स को आप बिल्कुल शॉर्ट में मिनिमाइज कर सकते हो। दैट इज व्हाट इट मीन्स कि भाई पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स बनाना। तो जनरली सेकेंड रीडिंग के टाइम ही होता है वो। प्रीलिम्स के पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करने चाहिए भी आपने पूछा, तो सबसे सबसे इजी क्या रहेगा, आप जब आपका एक बार पढ़ाई हो जाए तो मतलब मोस्टली तो जनवरी से करना, लेकिन अगर आपको फोमो हो रहा है कि मैं थोड़ा सा अभी से स्टार्ट करना चाहता हूँ तब प्रीलिम्स के लिए लेट हो जाएगा, तो अभी कर लेना। हफ्ते में 1-2 दिन रख लेना बस प्रीलिम्स के लिए अभी। और उसमें क्या करना, प्रीलिम्स के पीवाईक्यू सॉल्व्ड है, मैंने देखे थे स्लीपी के अपने टाइम पे, बट आई एम श्योर कि और जगहों पे भी होंगे, तो अगर आप किसी और टीचर को फॉलो करते हो तो वहां से देख सकते हो। उन्होंने पता है कैसे सॉल्व किए हैं, उन्होंने क्वेश्चन बताया है, उन्होंने क्वेश्चन का आंसर बताया है, एंड उन्होंने स्ट्रैटेजी बताई है कि हाउ यू आर सपोज टू थिंक इन द एग्जाम इफ दिस क्वेश्चन केम टू रीच टू द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे जब आप 2-4-5 वीडियोस देख लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि सोचने का तरीका क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। उसके बाद आप खुद से भी कर सकते हो चाहे तो। वैसे तो उन्होंने लास्ट 10 years के कर रखे हैं, फ्री पे डाले हुए थे उस टाइम पे, तो आई थिंक वो वही होंगे। तो वो इनफ है फॉर यू टू डेवलप द थिंकिंग प्रोसेस। और एक बार थिंकिंग प्रोसेस आ गया तो आप कर ही लोगे सॉल्व धीरे धीरे। फिर तो प्रैक्टिस की बात है, स्किल आपको वहां से सीखना पड़ेगा। Ma'am, हेलो मैम। I have one I've question. completed one. Ma'am, I've completed lectures of anthropology, ma'am. It's from Himabindu, ma'am, of Unacademy. So now, while preparing my handwritten notes, I'm not able to get forward, ma'am, because I have huge confusion with multiple sources available, like topper notes, lecture notes, standard books. So this is wasting a lot of time. So how can I reduce my resources? Suggest me some 2 to 3 resources so that that's better to prepare. And also, how can I do value addition? Should I do it now or skip it for later part, ma'am? सी अगर आप अपना क्वेश्चन, इज इंग्लिश द ओनली लैंग्वेज दैट यू अंडरस्टैंड और हिंदी ऑल्सो? English, ma'am. English, yeah. Okay. Thank you. So, if you would listen again to the question that you asked, you will realize that the whole problem that you are facing is because of having too many sources. So then why do you want to, do that value addition wala part? My point being that too many sources will always confuse you. So value addition is not something that you have to go for initially. You can do that value addition only after you are done solving the PYQs of anthropology. For now, very basic notes are enough. But basic notes must have
clarity of concept. So suppose you have some notes on, say, family or marriage, and those notes do not have a clarity in the sense that what are the different approaches to understanding family. Those approaches are missing. Anthropologists' perspectives are missing. And your notes only compose of the certain notes from certain institutes, I think, yeah, topper notes especially, usually only have those parts that have been asked in questions directly. As in, they'll have what family means. They will have a few things like types of family, etc. But they will not have those analytical wala parts, like what are the different approaches to understanding family? How do you see family as a functional unit? Or how do you understand family as a social organization? Or Marxist approach to family, like all these different things. Yeah, what are the changing trends in family? What is the idea of David Schneider in terms of family? Because I think this is usually not taught at many places. Do you know about David Schneider's idea of family? No, ma'am. Like I've studied because I've completed lectures and family is done in the first part, so I don't remember it exactly. Okay. But I think most of the students can vouch that certain things like these things are usually not taught in any of these coaching institutes. So what happens is, but these are very important in anthropology as a discipline. So in every university, by default, it is a part of their syllabus. But because UPSC have not asked it for a lot of years, so no coaching institute was teaching this. Although David Schneider is an anthropologist, that is very, very important, and he's almost a part of our syllabus also. But direct questions are not asked on him. But he was the first one who explained, he actually created an entirely new school of understanding these family marriages, etc. Because he was the one who started the debate that family is not biological, it is more social and emotional. And Yes. then after that, there were scholars who will come up with whole work on these things, like Janet Karsten, etc. And these are the questions that are being asked now in terms of analytical questions, because they're not asking you direct questions. They'll ask you an analysis-based question by saying something like, do you think that the Institute of Family is still important, or do you think it is changing? Do you think the Institute of Marriage is changing? So ऐसे में क्या हो रहा है? Because of these analytical questions, the analysis part is usually missing in the notes. However, your notes would be very good when it comes to descriptive questions. So now what you do is, whatever notes you have is fine. Just whenever you're studying something, you go back to your PYQs and then you add the analysis that is required in those notes. And from where will you find that analysis? That is what you wanted to know, like 2, 3 sources. Yes, So ma'am. I found that analysis in EPG Pathshala. They have put up PDFs that are actually, basically it's a government initiative, and these PDFs are for university students. So that means that because government itself has put up these things, so these are university level verified content. So from Yes. there, you can download the PDF, you can do Control F, find, and then go to the family, mein whichever thing you want to check for solving a PYQ. Because if you start adding, value addition to your notes based on these PDFs, that will become very content heavy. So that is also not advisable. The notes are, their PDFs are too elaborate. So what you can do is just for those things where your notes are missing, best source will be the government provided, these PDFs on EPG Pathshala and all, because nobody has directly come up with a summarized, content from these notes. Although, if I don't, matlab, couple of days ago, I was having this discussion with my mentor sir also, कि अगर, if sir is preparing to come up with a new initiative, then the initiative should have value added content from these notes specifically. So I don't know if sir comes up with that. So in future he might, but abhi ke liye, so I think you will have to find on your own. Ma'am, like first, from where should I prepare my basic notes, ma'am? Like, so But you the confusion is here. I am having a wide variety of topper notes and class notes, ma'am. So first, to prepare the basic notes, what should be my initial resource? And then proceeding for value addition, as you said, EPC Pathshala would suffice. nothing suffices. Oh, sorry. Because, because you never know ki if something is asked and that is missing in that one chapter. So you might have to go to other sources also. But nowadays it's easy because you can get those questions analyzed directly by ChatGPT or something. So that will not give you a good answer, but it will give you a reference of where to look for the answer. When I was Okay. preparing, these things were not that famous, so we had to kind of
download every PDF and then read on our own. But abhi to at least ChatGPT can bring you those sources. If you put in a question and you say ki what is the answer, it will give you an answer structure. Then ask ki which sources did you refer, or provide me a direct link to this article and go check the article yourself once. That's my question was basic source, ma'am. Basic notes, no? Yeah. But you took coaching now, so they must have given you basic notes. For preparing my own notes. Don't prepare your own notes. If Okay. the coaching notes are not sufficient, only then for those topics prepare your own notes, because mostly तो ऐसा होगा that the coaching notes will be good enough, like 60%, 70% content will be there na, so why will you write it again? My Just problem was coaching notes was like content oriented, ma'am, not exam oriented. So if, for example, if there is marriage, they'll give all the content of marriage. They're not giving like exam oriented approach. So I ought to prepare my own notes for that. That's why. Oh, then you don't do it initially. You do it after you have done your PYQs or something, a little later in the journey, so that then you can make most crisp notes, just 200 pages wala notes. Then it is advisable to write it with your hand, because then you'll only write the keywords. But how do you know which keywords are important or how to condense that material? You'll only know after you've done your PYQs. So you can write that later. And if Right. your coaching notes happen to be like in electronic format, PDF or something, so just edit those, no? Remove whatever is unnecessary and make it concise. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am. Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. Thank you so much for this wonderful session. I want to know about value addition of for GS mainly. Why do From you which source? Yeah. do you have some basic notes? Actually, I have a question on notes also. Exactly, let's say one pager I am making, but I am taking it from someone else. Is it enough? If it is not enough, then how shall I make GS notes, and which sources should be there? Now, value addition second step would be there. So how can I do that? Yeah, when you asked about basic notes in GS, so have you not read any books or something for GS? I have read, You've but read I'm now, so you have an yeah, understanding, and now yeah, you have yeah. those one-page wala notes just for revision purpose. है ना? ठीक है. You can take somebody else's notes also, because time is less. And if you want, so wherever those notes are lacking, then you add your own notes there, handwritten wala. Otherwise, it's fine. But how do you know if somebody else's notes are enough or not? First of all, please make sure that those notes are eligible and readable, like readable to you. Because sometimes what happens is the way, see, I have not uploaded my notes exactly for this reason, that my notes were written in a way that only probably I will understand. Yeah. है ना? So that is why. So if you think like your notes are, wherever you're getting your notes from, and that is a good enough source, and you will be able to read and understand. So उस पे बस value addition करना है. That value addition you do when you're solving PYQs. Then you realize while doing the PYQs, like what data points must have been there, should have been there. You add those. Plus current affairs is the best way to add value, because current affairs may every day something will be happening. So from there you will know which topics are relevant also. Next year the So any questions magazine will I be can do asked. that. Huh. Okay. Any And my second magazine. question is okay. My second question is related to answer writing evaluation program for beginners. Let's say some beginner is writing an answer, but I have to go now, guys. I have to go now. This is the last question? हाँ, पूछो. I have a question. yeah, that sure, I ma'am. We'll Just a do it second. next time. Let me complete. Please, guys, please. Answer I writing want plan. regarding Are there any this. important plans or any good plans you have in your mind that one can enroll in it and get answers evaluated? नहीं, you have to ask other students for that, because these things keep changing. What Ma'am, was just a working. small question, ma'am. Actually, Which I question? recently Which appeared platform you referred, ma'am? Which platform you referred for evaluation? I only took for anthropology, not GS. मैम आई हैव अ क्वेश्चन. जैसे हम सिलेबस करते हैं तो हमें पहले सारा सिलेबस करना है, उसके बाद रिवीजन करनी है, या फिर जैसे हम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं उसको 2-3 बार रिवाइज करके फिर नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसे उठाना फिर. आपकी मर्जी है, दोनों तरीके चलेंगे. साथ साथ पढ़ते रहो और साथ साथ आंसर लिखते रहो. मतलब it depends on आपका reading style कैसा है. Mostly that is it. Ma'am, I recently appeared for my state TCS mains and I'll go now. You anthropology. leave your questions. We'll try and come back to it later. ठीक है?
But I think personal questions, so you'll have to solve on your own now. How Ma'am, can just a I small decide question. for you? Like anthropology takes around 80% of my time. Like I paid for the. So how to balance between GS and anthropology, because the scores are also not going that high. You are not able to get those high scores. But see, it is taking 80% of your time only now because it is new to you. Once you are done with anthropology so that time can be reduced to 50-50. And 50 ma'am, what would anthro, you 50 recommend GS. for somebody who has completed his syllabus for this period, like who is appearing in UPSC 2026, but like I have completed my syllabus and I skipped UPSC for my state PCS. But you're not giving mains this year now. No, I gave state PCS mains last year. हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं. That means you've done your syllabus. अब तो just do revisions. That's And it. test series should I give before mains, like in this period, or like mains test You series? should, because you're prepared. You should give as much as you can Okay. for accountability reason. That Thank I you, am ma'am. beginner, ma'am, and regarding the essay, I want to know that I am just a beginner. I had recently qualified my 12th standard and started my preparation. So I want to know that is there any book should I refer for essay for my first building? नहीं, I have never found a book. चलो, Okay, ma'am. फिर Thank we you will so discuss much for an later. amazing Bye. session. Okay.